व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक इन अनदर एपिसोड ऑफ गो गॉसिपी। और यार काफ़ी ज़्यादा टाइम से हम गो गॉसिपी के एपिसोड्स बना रहे हैं, अलग अलग तरह की फील्ड्स को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आज तक हम कभी एक्टिंग फील्ड में नहीं गए थे। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं लेकर आया आप लोगों के लिए वैभव राजौरिया जी को, जिनको आप अलग अलग तरह के OTT शोज़ में ऑलरेडी देख चुके हो। हमने तो इनको जाना था मीम सेंसेशन के नाम से, एंड आज इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि इनकी लाइफ जर्नी किस तरह से रही है। सो वैभव भाई, वेलकम बैक इन द एपिसोड ऑफ गो गॉसिपी। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया। उत्कर्ष जी। तो वैभव भाई, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था स्टार्टिंग में, जब हमारी बात हुई सबसे पहले इंस्टाग्राम पर, तो मुझे लगा नहीं था इतने जल्दी रिप्लाई आ जाएगा। आप यूजुअली सभी को ऐसे रिप्लाई कर देते हो या सिर्फ मैं ही थोड़ा सा लकी था? नहीं, इसमें दोनों कारण हैं। आप थोड़े लकी भी थे, और यूजुअली जो स्ट्रगलर होते हैं, जो अपनी जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कहीं लगे हुए हैं, तो मैं मोस्टली कॉमन देख लेता हूँ कि हाँ भाई कर देना, ये जेन्युइन है। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। उसी एक कॉन्वर्सेशन के कारण शायद आज आप हमारे शो पर आ पाए हो। वैसे हमारे शो का जो फॉर्मेट है वो बड़ा सिंपल है। हमारे शो पर हम जो है बातें करते हैं अलग अलग तरह से आपकी लाइफ जर्नी के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सेगमेंट के थ्रू, एंड अलग अलग चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला वाला जो सेगमेंट होता है वो हमारा पास्ट सेगमेंट होता है, जिसमें हम बिफोर की बात करते हैं कि आखिर किस तरह से सारी चीज़ें टेक प्लेस की थी, एंड अगर आपके जैसा कोई बनना चाहता है तो वो स्टार्ट किस तरह से करे। जैसे मैंने देखा है कि आपने OTT शोज़ एंड अलग अलग तरह के शोज़ में स्टार्टिंग की थी, तो इससे पुरानी बात क्या थी? मतलब जब आपके स्ट्रगलिंग डेज चल रहे थे तो फर्स्ट स्टेप क्या लिया आपने एक्टिंग की फील्ड में? एक्टिंग की फील्ड में मैंने एक थिएटर सोसाइटी थी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अस्तित्व थिएटर सोसाइटी, तो वहाँ पर मैंने ऑडिशंस देना पहले शुरू किया। उस वक्त एक्टिंग आती नहीं थी और ख़ास मैंने कुछ सीखा हुआ भी नहीं था। उसके बाद मुझे वहाँ से लगातार काफ़ी बार रिजेक्शन मिले। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मेरे दिल में आया कि नहीं यार, अपन को अब बाहर भी ऑडिशन देना है। फिर मैंने आउट ऑफ कॉलेज ऑडिशंस देना शुरू किए, थिएटर एक्टिविटीज़ शुरू की। साथ में कुछ थिएटर ऐसे ज्वाइन किए जो कि नुक्कड़ नाटक टाइप के थे, ज़्यादा फेमस नहीं थे, पर उन्होंने बहुत ही काफ़ी अच्छा काम किया मेरे एक्टिंग को बिल्ड करने में, उसे बनाने में। उसके बाद फिर मैंने ओपन ऑडिशन देना शुरू किया। फिर कुछ डेली सोप मिले पहले मुझे, ये हम आप बताएं, कुमकुम भाग्य, नागिन 2 एंड ऑल, क्राइम पेट्रोल। उसके बाद फिर मुंबई तक का सफ़र और फिर आगे की कहानी। अरे बिल्कुल, स्टार्टिंग ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ में, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल वो स्टार्ट ही होता है शायद। आपने मतलब फर्स्ट स्टेप से याद आया मुझे, थिएटर जॉनरा में एक चीज़ बड़ी चलती है जिसको हम कहते हैं बैक साइड पॉलिटिक्स। तो उस पर आपके क्या राय है? क्या आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है? वो हर जगह चलती है। हम कहते हैं ना, जिसको चाहे आप नेपोटिज्म कह लो या कोई भी अलग चीज़ कह लो, किसी का थिएटर बहुत पुराना होता है, एक्टिंग फील्ड में वो बहुत पुराना होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो मुख्य किरदार वो खुद ही करता है। जो नए लोग आते हैं उनके लिए छोटे किरदार चयनित होते हैं, और कई बार छोटे किरदार भी नहीं होते, तो उन्हें कुछ छोटा मोटा काम करना पड़ता है। पर वो लोग इतनी निष्ठा से आते हैं अपनी एक्टिंग फील्ड में, इतनी कर्मठता को लेकर आते हैं कि उन्हें अगर झाड़ू लगाने को भी बोला जाए थिएटर में, तो वो उसके लिए स्वीकृत होते हैं, उसके लिए तैयार होते हैं, मेंटली भी प्रिपेयर होते हैं इन चीज़ों के लिए। तो इस वजह से हर जगह ये चीज़ तो है। अब आप इस चीज़ से किस तरीके से टैकल करते हैं, या इस तरीक़ों को, इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, वो आपके ऊपर है। बाकी आपको इन चीज़ों से तो लगभग हद तक, जब तक आप मेरे लेवल तक नहीं आ जाएंगे, तब तक आपको शुरू में तो जूझना ही पड़ेगा हर जगह। इससे जुड़ा अगर कोई किस्सा हो तो, इफ़ समवन इज़ कमिंग फ्रॉम दिस फील्ड, तो कोई किस्सा उसके लिए? किस्सा इससे बेहतर कोई किस्सा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अस्तित्व थिएटर सोसाइटी में मैंने लगातार 3 साल ट्राई किया, बट उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया विदाउट एनी रीज़न। बस बोले कि आप में वो चीज़ नहीं है। और एक्चुअल पोजीशन ये थी कि उनको उन लोगों को कास्ट करना था, उनको उन लोगों को लेना था जो उनके फ्रेंड सर्कल्स या रिलेटिव्स में आते हैं, जो कि बात बहुत ही बाद में मुझे मालूम चली। तो कई बार ऐसा होता भी है कि हम किसी ऑडिशन के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और वो पहले से प्रीफिक्स्ड होता है कि वो किसको मिलेगा या किसको नहीं मिलेगा।
तो इन चीज़ों से मैं भी गुजरा हूँ कहीं ना कहीं। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बता दिया है कैसा होता है, तो प्लीज़ अगली बार से ध्यान दें। अच्छा, स्टार्टिंग में ना जब स्ट्रगलिंग डेज चल रहे होते हैं किसी भी एक्टर के, तो जहाँ तक जितना हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है, अलग अलग कंटेंट या डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू दिखाया जाता है कि जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं उसको ना हमेशा परेशान किया जाता है, हमेशा किसी ना किसी बात पर उसको जो है टॉर्चर किया जाता है कि नहीं ये करो, ये नहीं वो करो। सो उस तरह की कोई चीज़ आपके साथ हुई थी? परेशानी तो एक तरह से अगर देखा जाए तो टांग खींची जाती है, परेशान तो क्या ही किया जाता है। लाइक एक जब एक्टर अपना कोई काम कर रहा होता है तो इसका एक विशेष ऑरा होता है, विशेष एक दुनिया बनाई होती है उसने अपने दिमाग में। तो जैसे आप मान लीजिए कि उसको कोई किरदार निभाना राम बाबू का, अब वो राम बाबू के किरदार में खोया हुआ है, तो आसपास के लोग काफ़ी कोशिश करते हैं उस किरदार से बाहर निकालने की, उसे मजाक में लेने की, उसको डिमोटिव करने की कि भाई अरे यार तेरा पुराना शॉट अच्छा नहीं था, जिन चीज़ों को वो भूलना चाहता है। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, और ये मैं आपको आज बताऊं तो इस लेवल पे भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में ही हो, आज भी कोई एक्टर जो साथ में काम करते हैं, कभी कभी कोई ऐसे मिल जाते हैं जिनका पूरा फोकस खुद पे नहीं, खुद की एक्टिंग पे नहीं, दूसरों की बिगाड़ने पे ज़्यादा रहता है। तो बस यही मेरे साथ भी हुआ है। मैं किसी का विशेष नाम लेके उसे बढ़ाना चढ़ाना नहीं चाहूँगा, पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि जिसने कभी कुछ ना किया हो ज़्यादा और वो आपके बीच में बैठ के काफ़ी ज्ञान की बातें बांटता है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको मोटिव करना चाहता है। उसका अधिकतर मतलब ये होता है कि वो आपको डिमोटिव करना चाहता है, और वो आपको बताना चाहता है कि भाई मैंने जो किया वो तो इम्पॉसिबल था, आपसे वो नहीं हो पाएगा। इसलिए उन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो डू इट, कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ तो मैंने भी कई बार फेस की है। और जैसे अगर शायद आप जानते हो तो मैंने क्या है प्रिंट मॉडलिंग के लिए काम करा है बहुत पहले। सो उसमें भी कुछ इसी तरह की हमें बैरियर्स देखने मिलते थे कि लोग भाई आपके शॉट को लोग पहले ही गलत बोल देते हैं कि यार ये शॉट अच्छा नहीं लग रहा है ऑलरेडी, आप दूसरा दो, और क्या पता वो दूसरा शॉट अच्छा ना आए। Exactly. तो इस तरह की नहीं, पहली बार में हमारे दिल में वो बैठ जाता है ना कि यार हमें इन चीज़ों का टेक्निकली ध्यान देना है। अब जैसे कि मैं कई बार ड्रोन शूट करता हूँ, मैं जब मुझे ड्रोन भी उड़ाना बहुत पसंद है, तो मैंने कई बार शूट किया होगा ड्रोन से। तो उसमें काफ़ी बार ये हुआ, जैसे शूट किया, शूट के बाद उन्हें पिक्स भी अच्छे लगे, सब अच्छे लगे, उन्होंने फुटेज भी रखी, बाद में बोले यार वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है इसमें। और कई बार ऐसा हुआ कि कहीं पे नॉर्मली उड़ाया और वो मेरे ड्रोन से इतना खुश हो गए, अरे यार सर क्या तो शॉट दिया। तो हाँ, ये चीज़ें होती हैं, काम हमारा ही होता है, बस लोग उसका ना भाव सा कर देते हैं, एकदम सब्जी ख़राब बता दो तो कम रेट में जाएगी, इस तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर हम पे भी पड़ता है दिमागी तौर पर। हम भी कुछ टेक्निक्स को अपनाने लगते हैं, जिसकी क्या होता है, जैसे कि आपका कोई भी फील्ड है, एक्टिंग है या कैमरे से रिलेटेड है या यूट्यूब से रिलेटेड है, तो क्या होता है कि हम जब तक अपने तरीके से करते हैं हमको बहुत अट्रैक्टिव लगती है और बहुत अच्छी लगती है। फिर हमें जब कोई दूसरा उस बारे में बताता है ना, तो वो उसमें टेक्निकल पॉइंट्स बताने लगता है कि यार टेक्निक के हिसाब से ये चीज़ ऐसे होनी थी, इतना होना था, इतना 40p होना था, ये ऐसा रखना था, इसको 25 फ्रेम पर रखना था। तो जब हम टेक्निकली किसी चीज़ में घुसते हैं ना, तो टेक्निकली भले ही वो चीज़ सही हो, लेकिन हमने तो कभी वो की नहीं। हम तो उस चीज़ को उस वे से देखते हैं जिस वे से हम उसे करना जानते हैं, और वही हमारा बेटर रास्ता था जो हमने छोड़ दिया। तो हम जब टेक्निक्स को फॉलो करते हैं ना, तो हम ना चाहते हुए बुरी से बुरी चीज़ हमसे फिर बनती। क्यों? क्योंकि अब हम लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं, और किन लेसन्स को जो हमने शुरू से पढ़े ही नहीं। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ सबके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बैक स्टोरी का ना हमारा एक अच्छा खासा सेगमेंट होता है जिस पर कई लोग बहुत ब्लंट ओपिनियन देते हैं, कई लोग बिल्कुल रियलिटी बताते हैं। तो मेरा अलग अलग एक्सपीरियंस है गॉसिपी में। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फैमिली की। किसी भी चीज़ को अगर आप टर्निंग पॉइंट के रूप में देखते हो तो उसमें फैमिली का रोल शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। सबसे ज़्यादा। ऐसे में आपकी लाइफ में बैक स्टोरी जो है, स्ट्रगलिंग डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर फैमिली का आपका कितना रोल था, एंड फैमिली की तरफ से सपोर्ट किस तरह का था? मुझे पुश करने में सबसे आगे जो जिम्मेदार रही वो मेरा परिवार ही रहा। परिवार में भी अब आप देखेंगे तो काफ़ी हिस्से होते हैं। तो जिस समय मैंने दंगल का शूट किया था 2017 के अप्रॉक्स, तो उस समय
दंगल में मेरा सीन काट दिया गया और मैंने पूरे गांव में पूरे दोस्तों को ढिंडोरा पीट दिया था कि मैं इस मूवी में आने वाला हूँ, जिस वजह से सबसे पहला जो पॉइंट आउट किया गया उस मूवी की वजह से मुझे, वो मेरी फैमिली ने ही मुझ पर किया कि अरे यार हम तुम्हारी वजह से देखने गए और आए नहीं तुम। तो शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी कि करना तो है यार, कैसे भी करना है, करना तो है। लाइक अरे यार तो झूठ बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, इतनी बड़ी मूवी ऐसे थोड़ी ना रोल मिलता है। तो उस दिन से एक शुरुआत हो गई थी, लेकिन उस दिन से दो चीज़ और भी सीखने को मिली फैमिली की वजह से और रिलेटिव्स की वजह से, दोस्तों की वजह से, कि पहला जब तक कोई भी चीज़ आप अचीव ना कर लो आप किसी को बोलो मत, कभी भी। और लाइफ में दूसरी चीज़ कि आप कुछ भी कर लो यार, आप कुछ भी कर लो। कुछ लोग हैं जिन्हें आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप उनके लिए फिर छोड़ दो, आप उनको कुछ करना ही छोड़ दो। आपको अगर जीना है ना तो ये दो तरीके सबसे मस्त हैं जो मुझे वहाँ से सीखने को मिले। उसके अलावा मेरे मॉम डैड और मेरे बड़े भाई और काफ़ी सारे फैमिली के और मेंबर्स भी हैं जिन्होंने मुझे बाकायदा बहुत सपोर्ट किया, बहुत अप्रिशिएट किया, और आज भी उनके फ़ोन या कॉल्स हमेशा आते हैं। भले ही हमारी बात कम होती है लेकिन कभी भी उनका मैसेज या कॉल आ जाता है कि हाँ हमें बहुत खुशी है तुम्हें आगे देखकर, हम अप्रिशिएट करते हैं। तो ये चीज़ें आज भी हैं। तो इन चीज़ों से एक वो हो गया है कि जो प्यार करता है वो आ गया है, जो नहीं करता है वो चला गया है। एक छन्नी जैसे छन गए हैं सारे रिश्ते। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पंचायत वाला जो मीम वायरल हुआ था वो भी शायद आपके स्ट्रगलिंग डेज का ही था। हाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, वो पंचायत में जो मीम था गजब बेइज्जती है, उसको काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया और कुछ लोगों ने तो ऐसी ऐसी जगह लगाया कि मैं शेयर ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई उन दोनों को थैंक्स, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही हम उतना ज़्यादा प्रचलित हो पाया वो कैरेक्टर। और वो बहुत ही एक आम कैरेक्टर था, एक दूल्हे के दोस्त का, जो कि आप भी रहे होंगे कहीं ना कहीं, दोस्त होते ही हैं थोड़े से आरामी। तो वही एक नॉर्मल कैरेक्टर था और उसे जीने का मौका मिला। दीपक मिश्रा जी डायरेक्टर थे, उनके डायरेक्शन में मैंने उसे पूरा किया। और ये जो मीम था गजब बेइज्जती, एक्चुअली ये उसी समय इम्प्रोवाइज़ हुआ था, ऐसा कुछ स्क्रिप्ट में पहले था नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत बेहतर अनुभव था और बड़ा मज़ा आया उसमें। मैं भी एक्चुअली ये पूछने ही वाला था, क्योंकि जब आप उसको ऑन स्क्रीन देखते हो ना तो ऐसा लगता नहीं है कि वो स्क्रिप्ट से था। कई बार ऐसा लगता है कि यार ये बड़ा नेचुरल सा क्यों लग रहा है। मतलब ऐसे तो पंचायत अगर आप पूरी वेब सीरीज़ ही देखो तो काफ़ी सारे पॉइंट्स पे नेचुरल है वो, लेकिन अगर आप इस स्पेसिफिक पार्ट की बात करो, जब आपका डिस्कशन होता है दूल्हे के साथ में, एंड साथ साथ में आपका जो कुर्सी वाला पूरा डिस्कशन होता है, तो वो सब जब होता है तो देखकर ऐसा बड़ा सा लगता है कि यार बहुत नेचुरल सा है ये। नेचुरल सा ही था। और एक्टिंग फील्ड में मैं एक बात और जान चुका हूँ, और ये करना भी चाहिए कि जितना भी हो सके अपने आप को नेचुरल रखें, ओवर एक्टर ना बनाएं तो ठीक रहेगा। नहीं तो आपको भी लोग नेपोटिज्म का ही हिस्सा कहेंगे। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया लगा एंड रियली अप्रिशिएट कि जिस तरह से वो डायलॉग डिलीवरी थी, जिस तरह से वो इतना बड़ा एक सेंसेशन बना। और मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी, जितने मीम्स हमने देखे हैं पिछले सालों में, तो कोई भी इतना ज़्यादा रेलेवेंट है जो आज तक इतना रेलेवेंट हो। मतलब आज भी आप देखते होगे हर दूसरे दिन उस पर किसी तरह का मीम बनता रहता है। तो ये चीज़ ना बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। ये तो है उत्कर्ष। बाकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो प्यार है। मुझे हमेशा कि हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि तुमसे मैं काफ़ी पहले से कांटेक्ट में हूँ, तो तुम्हारे संघर्ष के बारे में भी मैं जानता हूँ। उसके अलावा कई चीज़ें कुछ लोगों में ऐसी होती हैं जो कि अपने आप में विशेष होती है। जैसे तुम्हारे अंदर है बोलने की शैली, तो बिना हकलाए, बिना फंबल दिए लगातार एक लाइन को कंटिन्यूसली बोल सकते हो। अब यह प्रतिभा हर किसी व्यक्ति में हो, बिना रुके कंटिन्यूसली, बिना किसी स्क्रिप्ट के बोलना, ये मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, मतलब 100 में से 80% लोगों में ये नहीं होती है। तो हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ एक अनुभव मिलता है, लेकिन वह व्यक्ति उस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप इंटरव्यूज़ में कर रहे हैं, ये आपका अपना एक निर्णय है, ये आपकी अपनी एक प्रतिभा है। और इस उम्र में उत्कर्ष, पहले तो मैं भाई आपको इसलिए अप्रिशिएट करूँगा और इंस्पायर भी हूँ मैं आपसे कि इस उम्र में आप आगे का आयाम लेकर चलते हैं।
ये बहुत ही बेहतर बात है, क्योंकि लाइक इस उम्र में यंगस्टर्स क्या करते हैं, अपने आराम से बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनको कोई लाइफ की फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। बट आप लगातार बिल्कुल पुश करते रहते हैं, भैया हमको इंटरव्यू करना है, भैया करना है, बिल्कुल करना है, भले ही मतलब डटे रहते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए भी बहुत बेहतर है, और मुझे वाकई खुशी है कि आपके साथ मेरा इंटरव्यू हो रहा है स्पेशली, और मुझे भी बहुत मज़ा आया उसको, सच में। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम मतलब जिस तरह से मैंने उसको देखा था बीम को, तो उसके बाद लखन, आप जानते होंगे, लखन ने मुझे आपके रिकमेंडेशन दी थी। अब मुझे मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल, मैं कैसे कर सकता हूँ उनके साथ इंटरव्यू, वो मानेंगे? तो लखन वाज लाइक कि यार ये बड़ा वर्सेटाइल आदमी है, तो एक बार बात तो कर। एंड व्हेन आई टॉक टू यू तो अच्छा लगा, मतलब सीरियसली अच्छा लगा। ओके, नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट सीक्वेंस। अब प्रेजेंट सीक्वेंस में अभी करंटली आपने कई सारे ऐसे शूट्स निपटाए हैं, मुझे तो बहुत सारी ऐसे स्टोरीज़ दिखी आपके इंस्टाग्राम पे, और मैं रियली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अलग अलग तरह की स्टोरीज़ में आपको देखने का, कि किस तरह से आपका रोल वहाँ प्रेजेंट कर रहा है। इवन वो एक पुलिस वाली जो फ़ोटो थी, वो देखकर भी मैं बड़ा सारा एक्साइटेड हुआ था। तो उसके पीछे कोई स्टोरी? दंगल के बाद किसी को आगे की चीज़ें बताना बड़ा डर सा लगता है, लेकिन अब मैं बता सकता हूँ क्योंकि कुछ किरदार अब जो मैं कर रहा हूँ वो ऐसे हैं, पैरेलल लीड या सेकंड लीड, जो कि अब बताऊँगा भी तो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि वो तो आने ही है अगर मूवी रिलीज़ होती है। तो हाल ही में मैंने रात्रि के यात्री एक सीरीज़ की MX प्लेयर की, जल्द से जल्द रिलीज़ होगी, उसमें आप मुझे देख पाएंगे। और मिस्टर सक्सेना जिमी शेरगिल सर के साथ पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा जी ने उसको डायरेक्ट किया है, जिसमें मैं एक क्रिकेटर की भूमिका निभा रहा हूँ, वो भी आप जल्दी थिएटर पर देख पाएंगे। और उसके बाद चंकी पांडे के साथ एक वेब सीरीज़ चल रही है, जिसे जल्द से जल्द आप एक वेब सीरीज़ के रूप में देख पाएंगे। तो मैं कामना करता हूँ, अभी तक तो यही बताए हुए काम है, बाकी कुछ सरप्राइज़ भी हैं, तो जल्द से जल्द। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपको बड़े पर्दे पर देखने के लिए, स्पेशली इन थिएटर्स। अब तो फाइनली थिएटर की जो कोविड रेंज थी वो कम्प्लीटली हट चुकी है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखना। इवन अभी की बात करें प्रेजेंट सीक्वेंस में, कि आज की लाइफस्टाइल को अगर मैं पिछली लाइफस्टाइल से कंपेयर करने बोलूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी इक्विपमेंट्स, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप किस तरह से कपड़े पहनते थे, किस तरह से रहते थे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आपके माइंडसेट, आपकी एक्टिंग स्किल्स एंड आपकी वर्सेटैलिटी में कितना डिफरेंस आया है अगर आप प्रीवियस से खुद को आज की डेट में कंपेयर करते तो? माइंडसेट में एक चीज़ मुझे बहुत बेहतर समझ में आई, अगर आप छोटे मोटे काम करके ज़्यादा एटीट्यूड लेके घूमते हो, आपका नेचर बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके आगे के काम के लिए। आप जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे, उतना सबके लिए आप को समझना बेहतर होगा, आपसे बात करना बेहतर होगा। और एक्टिंग स्किल अपने आप कैमरे के सामने धीरे धीरे ज़्यादातर बिल्ड होती हैं, जितनी थिएटर एक्टिविटीज़ से नहीं, तो वो आपको करते करते खुद ही बिल्ड होती हैं। वो ये बहुत ही बेसिक सा फंडा है, जो कि ज़िंदगी के साथ मुझे भी अभी हाल ही में समझ में आया। और रही बात ड्रेसिंग सेंस की, तो ड्रेसिंग सेंस में मुझे शुरू से कुछ ख़ास अनुभव नहीं है, बस जो चीज़ मुझे कंफर्टेबल लगती हैं, जो चीज़ मुझे पहनने में अच्छी लगती हैं, उन्हें पहन लेता हूँ। कोई ख़ास कॉम्बिनेशन नहीं, कोई अलग नहीं। पुरानी लाइफ और अभी भी की लाइफ में थोड़ा सा अंतर यह है कि पुरानी लाइफ में मेरे पास समय था काफ़ी कुछ करने का, काफ़ी कुछ समझने का, सोचने का। आजकल बस समय नहीं है, बस चलते जाते हैं, एक लाइन सी खिंच गई है कि इस तारीख से इस तारीख तक यहाँ, इस तारीख से इस तारीख तक यहाँ, बस उसी लाइन को फॉलो अप करते जाते हैं। और उसी के साथ जैसा कि आपको मालूम है कि मैं नौकरी भी करता हूँ रेलवे में, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करने में अपने आप ही पता नहीं चलता कि वक्त कहाँ निकल गया। और उसके बाद फिर रिज़ल्ट में जब आप लोगों का प्यार मिलता है, उसका जब आप सभी इतना स्नेह देते हैं, तो मुझे मेरी मेहनत सार्थक लगती है। तो अभी ना एक क्वेश्चन है जो मेरी तरफ से पर्सनली, कि जैसे कई सारे लोगों के कई सारे आइडल्स होते हैं, और कुछ आइडल्स की मदद से ही हम आगे पाथवेज बना पाते हैं। तो आपकी लाइफ में वो कौन से फेवरेट एक्टर्स या आइडल्स हैं जिनको देखकर आप अपने आप को इमेजिन करते हो? जॉनी सर मेरे फेवरेट हैं, बट इमेजिन मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को देख के करता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत बड़े आइडियल हैं, जिन्होंने आज तक मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। और ये बात तो बहुत ही मैं दिल से कह रहा हूँ, कोई
इसमें लाग लपेट नहीं है, पर हकीकत ये है कि वाकई में हमारे माता पिता जितने सेक्रीफाइस करते हैं, मुझे नहीं लगता एक सेलिब्रिटी की लाइफ में उतने सेक्रीफाइस वो किसी और के लिए करेंगे। तो आइडियल तो मेरे पेरेंट्स ही हैं। और उसके अलावा अगर आप कहेंगे बेहतर किरदार मुझे किनका लगता है, तो जॉनी सर और मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सर, आमिर सर, इनके मुझे बेहतर किरदार लगते हैं। बट मेरे आइडियल तो मेरे पेरेंट्स ही हैं, ताकि मैं भी अपने बच्चों को उस तरीके से परवरिश कर सकूं जिस तरीके से आज हमारी हुई है, और आज हम इस लेवल पे हैं। तो मैं भी यही चाहता हूँ। एकदम सच्ची बात, बिल्कुल दिल से आती हुई ये बात काफ़ी अच्छी लगी। इवन कई सारे लोग अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं आफ्टर दे बिकम सक्सेसफुल, आफ्टर दे बिकम समथिंग लाइक कि जिसमें थोड़ा पोटेंशियल हो। तो आप उन पर क्या कहना चाहोगे, एक छोटी सी टिप्पणी। और एक चीज़ और कि साथ साथ में आपने कई सारे एक्टर्स को और इवन कई सारे लोगों को देखा होगा जो अपने पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहते, तो ये सारी चीज़ों पर आपका क्या टिप्पणी एक्चुअली वो अपने पेरेंट्स को मैं ये नहीं कहूँगा भूल जाते हैं, वो ये चीज़ें भूल जाते हैं कि जितना भी उनके अंदर पर्सनालिटी बिल्ड हुई है, जितना भी वो ग्रो अप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके माता पिता की दी हुई बॉर्न की चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बच्चों में ना बचपन से होती हैं, जो कि बच्चे ये चीज़ नहीं समझते। साइंटिफिक भी प्रूफ है, साइंटिफिक भी प्रूफ है ये चीज़। और गीता के सार में पढ़ें या किसी भी भागवत में पढ़ें या किसी भी कुरान में पढ़ें, वहाँ पर ये चीज़ हमेशा बताई जाती है कि आपके अंदर जो भी गुण है या जो भी भविष्य है, वो आपके पिता का या तो सोचा हुआ है या उनसे निकला हुआ है। आपके पिता या आपकी माता पास्ट में जो चीज़ें नहीं कर पाए, जिन चीज़ों की वजह से वो पीछे रह गए, वो चाहते हैं हमारे बच्चे उन चीज़ों में पीछे ना रहे, और वो आपको पूरी जान लगा देते हैं उन चीज़ों में आगे करने के लिए जो वो नहीं कर पाए। आप देखेंगे एक पेरेंट्स का सजेशन हमेशा बहुत अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुके हैं। हमेशा हमारा कोई दोस्त जिनके साथ अगर वो कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, इसका मतलब है कि वो ऐसे किसी दोस्त के साथ गुजर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आजकल के बच्चे मानने से थोड़ा सा वो करते हैं, फादर मदर उनको थोड़े से ओल्ड फैशन लगते हैं, जो कि नहीं लगना चाहिए। और एक बहुत ही प्यारी बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत प्यारी, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने देखा है दूसरों को, जल्द से जल्द जैसे ही बुरा वक्त आ जाता है, या जैसे ही देखिए टाइम पीरियड एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी लेवल पर हो, कभी ना कभी बुरा आता है। तो जितने भी इस तरह के बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को छोड़ते हैं या उन्हें डिनाई कर देते हैं, उनको आखिरी जो सजेशन लेना होता है ना, वो अपने पेरेंट्स से ही जाके लेना होता है। चाहे भले ही मरने के बाद उनकी बॉडी के पास जाके, उनकी कब्र के पास बैठ के लेना पड़े, चाहे उनका ध्यान करके लेना पड़े, लेकिन हाथ जोड़कर वो बस यही कहते हैं कि पिताजी अब हमें रास्ता दिखाइए। क्योंकि उन चीज़ों की वैल्यू उन्हें उस दिन समझ में आ गई होती, जब वो चीज़ें नहीं होती, तब उन्हें समझ में आ जाता है कि नहीं यार, उनका कहा हुआ हर एक चीज़ सही था। आज मैं भी एक बच्चे का बाप हूँ, तो मेरा मानना ये है कि भाई इतनी देर से आप अगर किसी चीज़ को समझ रहे हैं, तो आप बेवकूफ़ों की श्रेणी में आते हैं। और आपको लग रहा है कि मैं बहुत ऊंचाई पे हूँ क्योंकि मैं होशियार हूँ, सब कुछ नहीं है। आपके माता पिता का दिया हुआ आपका बॉर्न है, और उसी से आप फल फूलित रहें और आप ये भूल रहें। जैसे कि कई बार कहते हैं ना कि वृक्ष अगर ये भूल जाए, पत्ते अगर ये भूल जाए कि ये जो वृक्ष है हम इसी की वजह से फल रहे हैं, पत्ते अगर इस गुरूर में जीने लगें कि नहीं अभी तो हम देखो ना कितने बड़े हो गए, दूसरों से पर फैला लिए, ग्रीन हो गए, तो बस पतझड़ आते ही वो झड़ जाते हैं। और वृक्ष को क्या है, वो फिर से दूसरी बार पत्ते उगा लेता है। तो खैर पेरेंट्स तो हमारे ऐसे नहीं है, वो एक बार में ही मुरझा जाते हैं। इसलिए ये होप बहुत ही मतलब मार्मिक सा विषय है ये, कि नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके ये जो पूरे थॉट्स हैं ना, इन थॉट्स पर मैं ज़रूर से ध्यान रखूँगा आगे जा कर के। प्लस अभी बात करते हैं फ्यूचर सेगमेंट की। ये सेगमेंट ना थोड़ा सा इम्पर्सनल टाइप का है कि अगर आप आज की बात करें तो आपको पता है, अगर आप पीछे की बात करें तो वो आपको पता है, बट फ्यूचर को हम डिपिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 4 साल, 5 साल या 10 साल बाद आप खुद को कैसा देखना चाहते हो, क्या क्या ऐसे इम्प्रूवमेंट्स है जो आप अपने अंदर देखना चाहते हो आने वाले समय में? देखिए, एक संतुष्टा ध्वजा निष्ठा, व्यक्ति का संतुष्ट होना उसे बहुत जल्दी नष्ट बना देता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं जितनी चीज़ें अभी मिली हैं आज उनसे मैं संतुष्ट हूँ, पर हाँ, जैसे कि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, मैं उस रफ्तार से नहीं पर धीरे धीरे ही सही
पर मैं एक अपने आप में फ्यूचर में एक ऐसी जगह चाहता हूँ जहाँ पे मैं अपने परिवार को, खुद को और अपने पैशन को एक समय दे सकूँ और एक निश्चित समय दे सकूँ और ये खुद तय कर सकूँ कि मुझे कब कहाँ जाना है। जैसे कि अभी ये सारी चीज़ें मुझे तय करती हैं कि मुझे कब कहाँ जाना है। अब फिर उसके बाद मैं खुद तय कर सकूँ, बस उस मुकाम तक मुझे खुद को ले जाना है। और जिस दिन उस मुकाम तक मैं पहुँच गया, आप लोगों का प्यार रहा, अप्रिशिएट तो आप लोग करते ही हमेशा, आशीर्वाद स्नेह बना रहा, तो जब भी मैं पहुंचा तो बस उस दिन से मेरी एक ही तमन्ना रहेगी कि जो भी अपकमिंग लोग हैं या आना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाना बस। और उसके बाद फिर आराम से, कोई ज़्यादा भाग दौड़ नहीं, बहुत ही साधारण सी सिंपल सी ज़िंदगी। बिल्कुल, आपने जो संतुष्टि वाली लाइन कही ना वो काफ़ी अच्छी है। मतलब उस पर ध्यान अगर दें हम सभी लोग तो शायद लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए वो भूख कभी मिटेगी नहीं। एंड ये चीज़ सच्ची में ना एक कोट की तरह मैं देखता हूँ। तो अभी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी। आपको भी शायद अपनी लाइफ की वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आई होगी कि हाँ यार मैंने ये करा था, कि मैंने ये करा था। एंड वो चीज़ ना मतलब आप यूजुअल डेज़ में, यूजुअल इंटरव्यूज़ में कभी शायद ढूंढ ना पाते हो। तो यही चीज़ है जो हम आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं गो गॉसिपी के साथ में। प्लस आपकी अगर दुआ बनी रही तो हम गो गॉसिपी को बनाएंगे वर्ल्ड्स नंबर 1 पॉडकास्ट। एंड आज के इस पॉडकास्ट में तो खैर इतना ही है। एक लास्ट क्वेश्चन वो हमारी और हमारी ऑडियंस की तरफ से आपके लिए कि गो गॉसिपी का ये जो पूरा एपिसोड था, ये जो पूरा 1 घंटा हमने साथ में बिताया, इस 1 घंटे के बारे में आपके क्या विचार हैं? मज़ा आया। पहली बात मैं एक चीज़ बता दूं, मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ करता हूं जिसमें काफ़ी बार क्वेश्चन प्रीफिक्स होते हैं। ऐसा कुछ गो गॉसिपी में मुझे लगा नहीं, जो कि काफ़ी सराहनीय बात है। हम इतनी देर तक बात करते रहे, हमारे पास लगातार कुछ टॉपिक्स रहे और हम दोनों एक दूसरे को संवाद करते रहे। एक बहुत ही शानदार सी चीज़ है और अभी शुरुआत में इतना बेहतर होना ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। आपने देखे होंगे इंटरनेशनल काफ़ी सारे टीवी चैनल्स होते हैं, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स होते हैं जिनको ये चीज़ बिल्ड करने में 10-10 साल लग जाते हैं। तो उत्कर्ष और आपके चैनल को बहुत सारी बधाई है कि आप अपने शुरुआती स्टेज पर ही इतना सकारात्मक सा व्यवहार और ऑरा लेकर चल रहे हैं और आप बिल्कुल आगे जाएंगे। और जल्द से जल्द, जैसा कि मैंने कहा, संतुष्टा तो जनिष्ठा। तो जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आप नष्ट नहीं होंगे, आप चलते जाएंगे। और इसी तरह की प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ आपको और सारी ऑडियंस को, जो लोग देख रहे हैं, उन्हें मेरा ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह। और भाई उत्कर्ष को और उनके चैनल को सपोर्ट करते रहें भाई, बहुत मेहनत करते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करते रहें और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। सर जाने से पहले सिर्फ मेरे लिए एक बार गजब बेइज्जती है यार। तुम्हारी शादी में आके बोले लाइक गजब बेइज्जती है। अरे सर, नाश्ते के लिए कौन इंतज़ार कराता है यार। चमकीली वाली मिठाई का टुकड़ा गायब था, हम जहाँ गए वहाँ परेशान हो गए। तुम दूल्हे हो, तुम्हारा कटेगा। लवी बोल रहे हैं, आवाज़ उठा लो, लड़के वाले हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बिल्डिंग दिस ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर इन आवर एपिसोड। साथ में ये एपिसोड जल्द से जल्द हम रिलीज़ करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल्स के थ्रू। तो आप जब भी इसको देख रहे हो यार, एक बार लाइक ज़रूर से कर देना। साथ में वैभव सर का इंस्टाग्राम का लिंक मैं छोड़ रहा हूँ, आप प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए। ये ना काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे से मतलब आप जिसको कह सकते हो ना कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, जो आपसे बात कर सकता है। तो बिल्कुल से आप ना इनको फॉलो कीजिए और हमारी तरफ से बेस्ट विशेस छोड़ दीजिए इनके डीएम्स में। बाकी इसी तरह के और एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष गुप्ता यूट्यूब चैनल को। साथ में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।